ख़वातीन के हवाले से बड़ी अहम पॉडकास्ट है। वायलेंस अगेंस्ट वीमेन सेंटर जो है मुल्तान में 2017 में बनाया गया। जनूबी पंजाब में एक ऐसा इदारा बनाया जाए जो स्पेशली ख़वातीन के लिए ही हो। खातून आपसे रुजू करती है तो आप उसे फौरी तौर पर शेल्टर होम भी फराहम कर सकते हैं कि वहाँ पर वो रह सकें। लोग इस टाइम घरों में मौजूद हैं, लोगों की रिस्ट्रिक्शंस जो है वो क्लोज है, लेकिन आप और हम इस वक्त भी मौजूद हैं। हमारी ड्यूटी और ज़्यादा सख्त हो जाती है। साइबर हरासमेंट ये बहुत ज़्यादा हो रही है। प्लीज़ आप अपना पर्सनल डेटा वो किसी भी किस्म का हो आप उसको शेयर ना करें। बिल्कुल शेयर ना करें। पूरी तौर पर मैंने एक्यूज़ को अरेस्ट किया। जब मैंने उसे अरेस्ट किया तो उसके पास मज़ीद और वीडियोज़ निकले। अच्छा। और वो न जाने कितनी लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहा था। से निकले हुए हैं, दूर आए हुए हैं, बिल्कुल हमारी तालीम ख़त्म हो जाएगी, फिर ये वाले मामला। तो प्लीज़ आप इस पे खामोश ना रहें, आप इसको रिपोर्ट करें। हम आपके साथ हैं, राजदारी के साथ हम इंशाल्लाह आपका मसला हल करेंगे सीक्रेटली। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं मैडम हमारा सोसाइटी में बस नाम बदनाम ना हो। घरेलू तशद्दुद के वाक़यात हम देख रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं। वो माशी लिहाज से भी हो सकते हैं, लालच के लिहाज से भी हो सकते हैं, एक एडिक्शंस भी होती है कुछ लोगों को। सीएम पंजाब की पॉलिसी के मुताबिक जो हमारा वीमेन पुलिस स्टेशन है वो भी क्राइम अगेंस्ट वीमेन और चाइल्ड स्पेशली चाइल्ड तो उनके खिलाफ भी हमारी भी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और हम इस पर अमल पैरा हैं कि अगर आपके साथ किसी भी जगह किसी भी मकाम पर चाहे वो घर है, ऑफिस है, वर्क प्लेस है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, कहीं भी आप जो है हिरासमेंट फेस कर रही हैं तो प्लीज़ इस पर आप खामोश ना रहें। अस्सलाम वालेकुम जी, एसजी पॉडकास्ट सीरीज़ में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज की जो पॉडकास्ट है वो ख़वातीन के हवाले से बड़ी अहम पॉडकास्ट है और इसी मुनासबत से जो हमने आज की पॉडकास्ट में दावत दी है, हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है इंस्पेक्टर हैं वुमेन पुलिस स्टेशन वॉक सेंटर की, ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ सेंटर की इरम हनीफ़ साहिबा। ये बड़ी दबंग खातून हैं जो ख़वातीन के राइट्स के लिए और उनके हकूक़ दिलवाने के लिए बड़ा काम कर रही हैं और तवील इनकी सर्विसेज हैं। 400 से ज़ायद केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए हैं, उन्होंने ये देख रही हैं। और ये आज की जो पॉडकास्ट है ख़वातीन के हवाले से मैंने जैसे आपसे कहा था कि बड़ी अहम होगी कि कुछ चीज़ें हैं जो फैमिली के हवाले से भी हैं, फैमिली केसेस हैं, किस तरह से उनके ऊपर रिस्पॉन्ड करना चाहिए। घरेलू तशद्दुद के जो बहुत से वाक़यात हैं रिपोर्ट होते हैं, कुछ लोग वाक़यात हैं रिपोर्ट नहीं हो पाते, तो इनसे हम बात करते हैं। मैडम शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि जो ख़वातीन वॉक सेंटर है ये बेसिकली है क्या, ये कंसेप्ट क्या है, किसने शुरू किया और अब तक इसकी कारकर्दगी कैसी है और आप जिस पोजीशन पे इसे देख रही हैं कौन कौन से केसेस हैं जिन्हें आप देखती हैं? वायलेंस अगेंस्ट वीमेन सेंटर ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ जो है ये 2017 में बना और इसका बनाने का मकसद ये था कि जनूबी पंजाब में 2017 में बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं तशद्दुद के वो सामने आ रहे थे, रेप केसेस सामने आ रहे थे। तो इसका बेसिक पर्पज़ ये था कि जनूबी पंजाब में एक ऐसा इदारा बनाया जाए जो स्पेशली ख़वातीन के लिए ही हो। तो इस मकसद के तहत जो है वायलेंस अगेंस्ट वीमेन सेंटर जो है मुल्तान में 2017 में बनाया गया और इस सेंटर का पर्पज़ ये था कि इसके अंदर मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स जो हैं वो अंडर वन रूफ काम कर रहे हैं, जिसके अंदर मेडिएशन है, मेडिकल है, पुलिस डिपार्टमेंट है और लॉयर्स हैं। यानी कि अगर एक खातून वॉक सेंटर में आ जाती है तो उसको यहाँ पर वो तमाम सर्विसेज दी जाती हैं जो उसको चाहिए होती है। ये वो सर्विसेज हैं जो दूसरे थाने हैं वहाँ पर ख़वातीन को नहीं मिल सकती, लेकिन ये स्पेसिफिक जिस थाने को आप देख रही हैं ख़वातीन पुलिस स्टेशन, ये वहाँ पर दी जाती है। जी बिल्कुल। वॉक सेंटर में अगर एक खातून इसके प्रीमिसेस में इंटर हो जाती है तो उसको हमारा पर्पज़ यही होता है उसे जिस किस्म की भी जो है हेल्प चाहिए, खा वो डोमेस्टिक वायलेंस है, खा उसे चाइल्ड कस्टडी का केस करना है, डोरी का केस करना है, इसके अलावा अगर उसके साथ सेक्सुअल असाल्ट हुआ है तो उसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट मौजूद है और अगर उसे बच्चों की कस्टडी चाहिए तो उसके लिए हमारे पास पैनल ऑफ लॉयर्स मौजूद है। हम कोर्ट से उसको जो है फौरी तौर पर बच्चों की कस्टडी दिलवाते हैं। इसके अलावा कोई ऐसी खातून है जिसको जो है रेजिडेंट चाहिए तो रेजिडेंस एक्ट के तहत उसको फौरी रेजिडेंशियल जो है सर्विसेज दी जाती हैं। उसके लिए हमारी एक स्पेशल वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर मौजूद है और मैं भी साथ हूँ। हम दोनों मिलके जो है ये जो है उसको रेजिडेंशियल एक्ट के तहत उसको रेजिडेंस दिलवाते हैं। इसके अलावा कोई ऐसी खातून है जो लावारिस है, उसको जो है घर से निकाल दिया गया है और उसके लिए रहने की कोई जगह नहीं, रहने की कोई जगह नहीं जी है। बिल्कुल।
तो उसको हम जो है डायरेक्टली शेल्टर होम में रेफ़र कर देते हैं, वो भी हमारे। अच्छा, आपके पास शेल्टर होम की भी फौरी तौर पर अगर कोई खातून आपसे रुजू करती है तो आप उसे फौरी तौर पर शेल्टर होम भी फराहम कर सकते हैं कि वहाँ पर वो रह सके? बिल्कुल, उसको मैं डायरेक्टली जो है शेल्टर होम में रेफ़र कर देती हूँ। अच्छा, इरम हनीफ साहिबा, इंस्पेक्टर हैं आप और SHO भी हैं। जी जी। पुलिस डिपार्टमेंट कैसे ज्वाइन किया? मैंने 2009 में जो है पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया। मेरे अब्बू जो है कॉलेज में प्रिंसिपल थे, तो अब्बू ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। फैमिली की सपोर्ट थी? मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पर लड़कियों को जॉब करने की परमिशन नहीं होती, बहुत सख्ती की जाती है। तो जब मैंने ज्वाइनिंग से पहले यानी कि अप्लाई किया तो घर में थोड़ी सी रेजिस्टेंस जो है मैंने फेस की, स्पेशली बड़े भाई की तरफ से। तो जिस आपको पता है, कहते हैं जी ये तो लड़की है, पुलिस में जाएगी, कैसे ड्यूटी करेगी, तो ये इस तरह। लेकिन मैं ये शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे थैंक्स टू माई अब्बू जान, अब्बू ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। नहीं, ये मेरी बेटी नहीं बेटा है। तो मेरे अब्बू जो हैं माशाल्लाह, आपको पता है वो प्रिंसिपल थे कॉलेज में, एजुकेटेड माइंड रखते थे और उनको पता था और उन्हें यकीन था कि आप जिस शोबे में जा रही हैं इस शोबे में आप बड़ा आगे तक जाएंगी जी, और आपने साबित किया अल्हम्दुलिल्लाह। और आप यकीन करें, अभी मेरी रिसेंटली प्रमोशन हुई है, IG साहब ने हमें बुलवा के रिंग सेरेमनी की है। तो मैंने अपने फादर को जब बताया तो वो इतना खुश हुए जब अब्बू मेरे नाम के साथ अपना नाम देखते हैं, इरम हनीफ, तो ही फील सो प्राउड और कहते हैं कि बेटा मुझे मेरे मतलब इतने बच्चे हैं उनमें तुमने सबसे ज़्यादा मेरा नाम रोशन किया है। तो मेरा सीना बड़ा हो जाता है और मुझे कहते हैं तुमने बहुत आगे जाना है, बहुत प्राउड फील करते हैं। और मेरे लिए वो लम्हा होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती खुशी का। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज अपने अब्बू की वजह से इधर बैठी हूँ। अच्छा, एक सच सच बात बताएं, ट्रेनिंग बड़ी मुश्किल होती है फोर्सेस की। जी जी। जब आपने ज्वाइन किया आज से 15-16 साल पहले, आपने जब फोर्स को ज्वाइन किया जी जी, तो ट्रेनिंग का पीरियड कैसा रहा? आपको दिल किया कि यार ये मैं किधर फंस गई हूँ, यार ये तो मेरा काम ही नहीं है? जी बिल्कुल। स्टार्ट में जब मुझे ट्रेनिंग पे भेजा गया तो हमें फर्स्ट 3 मंथ छुट्टी नहीं देते। अच्छा जी, इतनी ज़्यादा सख्ती होती है। तो वो भी एक हमारा ट्रेनिंग का हिस्सा, ट्रेनिंग का पार्ट है। वो हमें मजबूत बनाते हैं मेंटली, फिजिकली। और वो जो टाइम पीरियड होता है ना, उसमें ही आपका डिसाइड हो जाता है कि आप इस डिपार्टमेंट में फर्दर चल सकेंगे या नहीं। मैंने देखा कुछ लोग स्टार्ट में स्किप भी कर गए, मतलब बहुत सख्त ट्रेनिंग थी। तो लेकिन उसमें अगर आप हिम्मत हौसले के साथ उस चीज़ को फेस करें तो मैं कहती हूँ वही ट्रेनिंग है, वो हमें इतना फिज़िकली मजबूत बना देती है कि एट अ टाइम हम डिफरेंट जो है मैं आपको कहूँ कि मसाइल से गुजर रहे होते हैं। बाज़-औक़ात हमें 12-12 घंटे, इवन दैट के 24 घंटे भी जागना पड़ जाता है और ड्यूटी करनी पड़ जाती है। और वो जो ट्रेनिंग हमारी स्टार्ट में हुई होती है, अच्छा मैं ना एक पुलिस डिपार्टमेंट हो या जिस तरह से हम मीडिया में सर्व करते हैं, मैं इनको ना एक जॉब नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि ये एक लाइफस्टाइल है जो हमें पूरे तरीके से आपको भी अडॉप्ट करना पड़ता है, हमें भी अडॉप्ट करना पड़ता है। इस टाइम जो मुल्क की सिचुएशन है, लोग इस टाइम घरों में मौजूद हैं, लोगों की रिस्ट्रिक्शंस जो है वो क्लोज है, लेकिन आप और हम इस वक्त भी मौजूद हैं। हमारी ड्यूटी और ज़्यादा सख्त हो जाती है। कोई भी ईद हो, त्यौहार हो, पुलिस डिपार्टमेंट, मीडिया, उसको ज़्यादा एक्टिव होना पड़ता है। तो क्या आप इस बात को मानती हैं कि ये लाइफस्टाइल है और आप इसको मुकम्मल तौर पर अडॉप्ट कर चुकी हैं? बिल्कुल, ये लाइफस्टाइल भी है और उससे ज़्यादा मैं कहती हूँ पुलिस एक सर्विस है। सर्विस है, बिल्कुल। और वो मैं जॉब नहीं कहती, ये जो सर्विस है ना, ये आप भी सर्विस दे रहे हैं, ये हमारी एक सर्विस है। आप देखें, आप लोगों को आगाह रख रहे हैं, हालात से मुल्क के लोगों को आगाही दे रहे हैं जी। हम लोग खड़े हैं सड़क पर या हम खड़े हैं चौराहों पर, हम खड़े हैं मस्जिद के सामने, तो लोग सुकून से नमाज अदा कर सकते हैं। हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं तो लोग सुकून से अपने घरों से निकल के सामान खरीद रहे हैं। उनको डर नहीं कोई चोर डाकू आ जाएगा और तो हमें लूट लेगा। मैं ये कहती हूँ, अगर आप और हम जाग रहे हैं और लोग सुकून की नींद सो रहे हैं तो ये एक सर्विस है, क्योंकि हम सर्विस दे रहे हैं, सर्विस डिलीवरी है हमारी। अच्छा, फैमिली इस बात को, बच्चे खाविन इस बात को मान लेते हैं यार, बड़ी कहते तो होंगे यार ये आप कहाँ बस गई हैं, ना आने का टाइम है ना जाने का टाइम है। लेकिन मैं इसलिए ऐसे थोड़ी सी लकी हूँ, मेरे हस्बैंड जो हैं पुलिस ऑफिसर हैं। अच्छा, वो समझते हैं कि यार ये ड्यूटी है क्या, बल्कि सपोर्टिव भी, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। और मैं
इस फोरम पे जो है बताना चाहूँगी कि आफ्टर मैरिड हम लोगों को जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट होती है वो अपने घर से पीछे अपने हस्बैंड से, घर वालों से मिलती है। वरना हम प्रॉपरली जॉब नहीं कर सकते जब तक हमें घर से सपोर्ट ना हो। तो मेरे हस्बैंड मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बल्कि वो समझते हैं मसाइल को भी जो हमारे डिपार्टमेंट के, और मैं तो बाकायदा उनसे मशवरे भी लेती हूँ। अगर कहीं कोई इशू आ जाए तो वो मुझे एडवाइस भी करते हैं। तो आई फील सो प्राउड के। चलें जी, ये बड़ी एक अच्छी एक चीज़ आपने बताई है, एक खातून ऑफिसर होते हुए और वो किन चीज़ों को फेस भी कर रही है और उसको किस तरह की सपोर्ट मिल रही है, ज़रूरी है। ये आपका आज इंटरव्यू एक आगाही का एक ज़रिया भी है। अच्छा, जो मौजूदा जो टेक्नोलॉजी का दौर है इसमें ख़वातीन के लिए ना बड़े मसाइल भी बढ़ गए हैं। ख़वातीन हो या मर्द हो, दोनों के लिए एक सही मसाइल है, लेकिन ख़वातीन उसका ज़्यादा शिकार दिखाई देती है। वो है साइबर हरासमेंट। इसके हवाले से क्या कहेंगी कि यहाँ पर मुल्तान है, इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशन का हब है, यहाँ पर दीगर ज़िलों से, डिस्ट्रिक्ट से ख़वातीन आती हैं, लड़कियाँ आती हैं पढ़ने के लिए, लेकिन वो भी जो है साइबर हरासमेंट का शिकार हो जाती हैं। अगर कोई भी होती है, घरेलू खातून भी होती है, अगर वो इस किस्म की सेक्सुअल हरासमेंट का शिकार होती है, को ब्लैकमेलिंग की जाती है, तो उसको फौरी तौर पर क्या रिस्पॉन्स करना चाहिए? मैं ये कहती हूँ आपने एक बहुत अच्छा जो है एक नुक्ता उठाया है, और ये जो आपने बताया कि साइबर हरासमेंट ये बहुत ज़्यादा हो रही है और मेरे पास रिपोर्ट होती है, और मैं ख़वातीन को यही मतलब रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप ब्लैकमेल ना हो, इसे फौरी तौर पे रिपोर्ट करें। इसमें यह है कि अगर आप इसको रिपोर्ट कर देती हैं तो इस पर फौरी एक्शन लिया जाता है। जब तक आप रिपोर्ट नहीं करेंगी, आप ब्लैकमेल होती रहेंगी, तो इसका कोई हल नहीं होगा। आप इसको रिपोर्ट करें। हमारे वुमेन पुलिस स्टेशन में मेरे पास बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं, और मैंने मुख्तलिफ फोरम पे ये आगाही भी देने की कोशिश की है कि प्लीज़ आप अपना पर्सनल डेटा वो किसी भी किस्म का हो, आप उसको शेयर ना करें, बिल्कुल शेयर ना करें। लेकिन अब हमने ये देखा जब कोई भी ताल्लुक बनता है तो उसमें ये बहुत ज़्यादा पहली चीज़ होती है एतमाद, और इसी एतमाद का, भरोसे का फ़ायदा उठाकर ब्लैकमेलिंग का आगाज़ होता है। तो कर दिया किसी ने शेयर और ब्लैकमेलिंग का एक सिलसिला शुरू हुआ, सेक्सुअल हरासमेंट का सिलसिला शुरू हुआ, तो उस पर आपका जो वुमेन पुलिस स्टेशन है वो किस तरह से रिस्पॉन्स करता है, और कौन कौन सी किस तरह से उस जो मुतल्लिका जो खातून है, लड़की है, उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है? जी बिल्कुल। मैं आपको बल्कि एग्जांपल भी देना चाहूँगी। मेरे पास एक यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी, वो बिल्कुल इसी तरह ब्लैकमेल हो रही थी। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब खौफज़दा थी कि मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया, लेकिन मैडम मेरे साथ बहुत ज़्यादा हरासमेंट हो रही है, वो पहले मेरा बॉयफ्रेंड था और इस तरह। तो उसके बाद मैंने उसको एप्लीकेशन उसकी ली, उसको एतमाद में लिया, और फौरी तौर पर मैंने एक्यूज को अरेस्ट किया। जब मैंने उसे अरेस्ट किया तो उसके पास मज़ीद और वीडियोस निकले। अच्छा। और वो न जाने कितनी लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहा था। ये एक ही शख्स था जो उस लड़की को तो ब्लैकमेल कर ही रहा था, उसके साथ दीगर लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहा था। बिल्कुल। मैंने उसको अरेस्ट किया, उसके बाद हम लोगों ने उसको कोर्ट में पेश करके फर्दर उसको जुडिशियल कराया। यानी कि मैं ये बताती हूँ, ये तो सिर्फ एक केस है जो रिपोर्ट हो गया, लेकिन आप ये देखें, मैं इसमें वालिदैन को भी थोड़ा सा एक मेरा जो है रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपनी बच्चियों को इतना एतमाद दें। अगर उनसे कोई गलती हो गई है तो प्लीज़ आप उनका साथ दें, आप उनको एतमाद दें। आप उन लोगों को, अभी आप बच्ची को ये नहीं पता था कि ये किसी और को भी ब्लैकमेल कर रहा है, उसके पास कोई और वीडियोज़ भी हैं। तो इस तरह ये यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में कुछ ऐसे अनासिर पाए जाते हैं जो बच्चियों को ब्लैकमेल करते हैं। जी बिल्कुल। और उनसे जो है गलत डिमांड्स करते हैं, और बच्चियां जो है सिर्फ इस खौफ से ब्लैकमेल हो रही होती हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारे वालिदैन को ना पता चल जाए, हम घर से निकले हुए हैं, दूर आए हुए हैं, बिल्कुल हमारी तालीम ख़त्म हो जाएगी, फिर ये वाले मामलात। बिल्कुल। और मैं ये आपके तवज्जो से बताना चाहूँगी कि जो यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में बच्चियाँ, अगर किसी को इशू है, इस तरह के केसेस हैं या कोई शिकार हो रही है हरासमेंट का, तो प्लीज़ आप इस पर खामोश ना रहें, आप इसको रिपोर्ट करें। हम आपके साथ हैं, राजदारी के साथ। हम इंशाल्लाह आपका ये मसला हल करेंगे सीक्रेटली। अच्छा, जो भी केस रिपोर्ट होता है उसमें इस हद तक इस बात को कितना इंश्योर किया जाता है कि इसको जो है वो सीक्रेटली सॉल्व किया जाएगा? क्योंकि ये जो वो मामलात हैं, हरासमेंट के मामलात हैं, सेक्सुअल हरासमेंट के मामलात हैं, आपने जैसे निशानदेही भी की, और ये चीज़ सामने भी आती है कि लोग, लड़कियां, ख़वातीन इसको रिपोर्ट करते हुए इसलिए डरती हैं। बिल्कुल। तो इसको कितने % इंश्योर किया जाता है? मेरी तो कोशिश होती है कि मैं 100% ही करूं,
लेकिन अगर मैं ये भी कोशिश करती हूँ पेरेंट्स को अगर हम एतमाद में ले लें, मतलब अगर बच्ची बताने से डर रही है तो आई बीइंग अ फीमेल मैं उसकी मदर को बुला के या पेरेंट्स को बुला के बड़ा एक समझदारी के साथ हम उनसे इंटरेक्शन करके उनका मतलब एक माइंड बनाते हैं कि आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। अगर हम FIR भी दर्ज करते हैं तो उसमें भी अब तो रूल्स इस तरह चेंज हो गए हैं कि नाम लिखना ज़रूरी नहीं है, उसको सीगा राज में रखा जाता है। इवन द रेप केसेस में भी अब एंटी रेप एक्ट आया है, इसमें भी हम प्रोटेक्शन देते हैं विक्टिम को। तो इसमें मेरी तो फर्स्ट कोशिश यही होती है कि पेरेंट्स को एतमाद में लूँ, और उसके बाद जब हम ये जो भी कार्रवाई कर रहे थे तो इसमें बड़ा मुझे अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। पढ़े लिखे लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं मैडम हमारा सोसाइटी में बस नाम बदनाम ना हो। अच्छा, कितने साल तक जो है इन जराइम में मुलविस अफराद को सज़ा हो सकती है? अब जो एंटी रेप एक्ट आया है उसके अंदर जो है ना स्पेशली जो सेक्सुअल ऑफेंस के केसेस हैं उनके लिए एक अलग से हमारी टीम होती है जिसमें DSP साहब और एक लेडी ऑफिसर समेत जो है एक पूरी टीम जो है रेप केस की इन्वेस्टिगेशन करती है, और एक प्रॉपर इसका सेपरेटली एक ट्रायल होता है। तो ये जो है ना इसके अंदर ये एक बड़ा अच्छा जो हमारी गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया है ख़वातीन के लिए स्पेशली। मैडम ये बताएं कि जो घरेलू तशद्दुद के वाक़यात हम देख रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, वो माशी लिहाज से भी हो सकते हैं, लालच के लिहाज से भी हो सकते हैं, एक एडिक्शंस भी होती है कुछ लोगों को। ऐसे वाक़यात के हवाले से बताएं कि क्या रिस्पॉन्स आपका इदारा करता है, ख़वातीन सेंटर, तहफ़्फ़ुज़ सेंटर, किस तरह का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो ख़वातीन को दिलवाया जा सकता है, घरेलू तशद्दुद का शिकार ख़वातीन को? मेरे पास केसेस 90% रिपोर्ट होते हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस के, जिसमें मैक्सिमम यानी कि खावंद ने बीवी को जो है तशद्दुद का निशाना बनाया है। रीज़न क्या है जी? फाइनेंशियल रीज़न, ख़र्चा मांगा, बच्चों का ख़र्चा मांगा है तो खावंद ने मारना शुरू कर दिया, या ऐसी छोटी छोटी बातें, मतलब कोई बहुत बड़ी रीज़न्स नहीं हैं, ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं जो कि रिपोर्ट होते हैं जिस पे लड़ाइयाँ होती हैं। इसके अलावा ससुराल के इश्यूज़ भी होते हैं जी, सास ने कुछ कह दिया, नंद ने कुछ कह दिया, तो ख़वातीन अक्सर शिकायत करती हैं जी हस्बैंड जो है अपनी माँ की बातों में आके मुझे मारा है तो ये किया। बहरहाल डिफरेंट है, लेकिन ज़्यादा इश्यूज़ फाइनेंशियली हैं जो कि हमारे पास रिपोर्ट होते हैं। इसके अलावा जो तशद्दुद के केसेस हैं उसका मैं थोड़ा आपको प्रोसीजर बता दूं, वो भी जो है ना बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसमें स्पेशली फ़िज़िकल वायलेंस में ख़वातीन मतलब फिजिकल वायलेंस, मारपीट, कोई जलाना, ये वाले वाक़यात हमने देखा है कि जनूबी पंजाब में बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं। तभी मैं आपको बता रही हूँ, इसीलिए तो ये सेंटर यहाँ पे बनाया गया है स्पेशली। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये केसेस हैं वायलेंस के ना। इसके अंदर अब मेरे पास जो तशद्दुद के बाज़-औक़ात खातून जो है उसका मतलब बाजू फ्रैक्चर है, खावंद ने मारा है, कोई डंडा मार दिया है या सर में ईंट मार दी है, ईंट मार के सर फाड़ दिया है। ईंट भी मार देते हैं? जी बिल्कुल, मेरे पास मतलब फ्रैक्चर हो गया, टांग फ्रैक्चर हो गई है, तो इस तरह के फिंगर मतलब हाँ बाजू पकड़ के मरोड़ दिया है। अभी रिसेंटली मेरे पास एक केस आया था, खावंद ने जस्ट उसका बाजू पकड़ के मरोड़ा तो उसकी 2 जगह से हड्डी फ्रैक्चर हो गई, उसको भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह अरेस्ट किया है। तो वो ख़वातीन जो बेचारी, वैसे आप जब इन लोगों से अरेस्ट करती हैं, लोगों से बात करती हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को? कुछ हया नहीं आती या ये ढिठाई का मुजाहरा करते हैं? बिल्कुल, मैं आपको ये बताऊं कि मेरे पास ना ऐसे केसेस हैं जिसमें आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, सोसाइटी में वो बहुत अच्छा जो है ना मकाम रखते हैं। मतलब मैं आपको इसमें बताऊं कि एक इमाम मस्जिद, अब वो जमात कराता है, घर आके उसने अपनी बीवी को मारा, बाजू मरोड़ा, 2 जगह से फ्रैक्चर हो गया। ओहो, और ये इमाम मस्जिद है, 5 वक्त की नमाज पढ़ाते हैं। आप ये देखें कि मतलब लेवल देखें एक कि घर में उसका अपनी वाइफ के साथ ये कंडक्ट तो किया है और बाहर वो क्या है जी। तो मतलब इस तरह के लोग भी हैं जो मैंने बताया ना सोसाइटी में बड़े पढ़े लिखे, बड़े समझदार, और आपको लगता है कि नहीं घर में वो सलूक उनका वाइफ के साथ वो होता है कि वो बताने के काबिल नहीं होता। तो वो बेचारी खातून बताती हैं कि मैंने 2-3 मरतबा कोशिश भी की, घर वालों को बताए मुझ पे तशद्दुद करता है, तो घर वालों ने कहा नहीं आप घर बसाएं। ये नॉर्मल सी बात है जी, घर बसाएं जी, जो मर्जी, चाहे वो आपको चपेड़े मारे, चाहे वो आपको डंडे से मारे, चाहे वो आपको ईंट उठा के मार दे, आपने जी घर बसाना है, और ये घर बसाने के असूल हैं जी। ये हमारी एक सोसाइटी का बड़ा एक डार्क पहलू है। हम अपनी बेटियों को ये सबक नहीं देते कि बेटा अगर आप पर तशद्दुद होगा तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं।
ये हमें अपनी बेटियों को तरबियत देनी होगी कि ये हमें उनको ट्रेनिंग देनी होगी कि अब जो है रूल्स रेगुलेशन आपके लिए बन गए। मैं इसमें ऐड ऑन करूँगा, इस्लाम तो जी जानवर को भी मारने से मना फरमाता है, कहता है कि तशद्दुद ना किया जाए, किसी के मुंह पर थप्पड़ ना मारा जाए। और जिस मज़हब के हम पैरोकार हैं और हम कहते हैं हम मुसलमान हैं, हम पूरी दुनिया में इसका प्रचार करते हैं और हम इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते, कितने अफसोस का मुकाम है। मैं आपको यही बताती हूँ बेसिकली सर, मैं इसमें ये ऐड ऑन करना चाहूँगी कि ना हमारी जो तरबियत है ना वो घर से होती है। मैं कहती हूँ अगर आप बेटी की तरबियत करते हैं ना तो बेटी को सिखाएं कि आपने अपना हक के लिए आवाज़ उठानी है, कॉन्फिडेंस देना है आपने उसे, ज़रा एतमाद देना है, जुल्म के खिलाफ खामोश नहीं रहना, आपने बोलना है, आपने खामोशी से जुल्म नहीं सहना वरना वो बढ़ता है। इसके अलावा मैं इसमें एक और बात करूँगी कि आप अपने बेटों की भी तरबियत करें। बेटों की तरबियत भी बहुत ज़रूरी है। आप अगर वो किसी की बेटी आप अपने घर ला रहे हैं तो वो भी आपकी बेटी है। अच्छा मैडम, मैं अब इस मौजू पे आऊँगा। ये तो हमने डिस्कस कर लिया सेक्सुअल हरासमेंट केसेस को भी किस तरह से डील किया जाता है और जो तशद्दुद के केसेस हैं इनको भी किस तरह से डील किया जाता है। एक और बड़ा मामला हमें देखने में आता है कि आप जहाँ पर वालिदैन हों या और लोग हों कॉन्फिडेंस के साथ, हमने देखा है कि काम की तरफ आ रहे हैं, वर्क प्लेस हरासमेंट के वाक़यात भी बढ़ गए हैं। तो उसके हवाले से आपका इदारा क्या रिस्पॉन्स करता है, किस तरह से इसकी जांच पड़ताल केस की जाती है? और मैं असल इन चीज़ें जो जानना चाह रहा हूँ, ये तमाम केसेस के हवाले से कोई टाइम फ्रेम भी ज़रूर तय किया होगा इस इदारे ने। टाइम फ्रेम क्या रखा हुआ है कि इतने दिन में केस को हल करना है और इतने दिन में इसके हवाले से जो भी फैसला होगा वो होना चाहिए आपके हैंड से, तफ्तीशी के लिहाज से, वो क्या है? वर्क प्लेस हरासमेंट के लिए रूल्स भी बने हुए हैं और आपकी तवज्जो से मैं ख़वातीन को बताना चाहूँगी कि इसके लिए पूरा एक एक्ट बना हुआ है वर्क प्लेस हरासमेंट का ना। और इसको ना सिर्फ हमारा डिपार्टमेंट ही डील नहीं करता है, इसको और भी डिपार्टमेंट डील करते हैं, जिसमें सूबाई मोहतसिब हैं। जी बिल्कुल, वो करते हैं। मैक्सिमम केसेस उधर ही रेफ़र होते हैं, लेकिन हमारे पास भी आ जाते हैं केस। तो हम सूबाई मोहतसिब तो वो खातून भी है नबीला हाकिम, और वो बड़ी एक्टिव हैं पंजाब में, बड़ा काम करती हैं। के दफ्तर में भी ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट कमेटीज़ भी बनी हुई हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट के इदारे हैं डिफरेंट, उनमें भी डिपार्टमेंटल लेवल पे भी कमेटीज़ बना दी बिल्कुल बनी हुई हैं। मतलब जो खातून अगर वर्क प्लेस हरासमेंट फेस कर रही है तो उस कमेटी को रिपोर्ट कर सकती है। कमेटी उसको विद इन टाइम फ्रेम जो है वो उसको हल करेगी। एक्ट में सारा लिखा हुआ है। इसके अलावा हमारे पास भी रिपोर्ट हो जाते हैं तो हम भी उसको एज़ पर लॉ जो है जो भी उस पर कार्रवाई बनती है वो हम करते हैं। अच्छा, मैं ना अभी एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा। ये सवाल करना चाहिए नहीं करना, लेकिन ये सवाल बनता है। जहाँ पे हुकूमत है, तमाम इदारे हैं, सिक्योरिटी इदारे हैं, वो इन चीज़ों के हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है सीएम पंजाब की मरीम नवाज़ की। तो वहीं पर हमने ये चीज़ भी देखी है कि बहुत कम केसेस है, लेकिन ये रियली की हकीकत है। एक चीज़ ये भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है कि इस चीज़ का मिसयूज़ भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उसमें किस तरह से क्या इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है कि जो मर्द के हकूक़ हैं, मैन के राइट हैं, इंसाफ के हवाले से वो मुतासिर ना हो? बिल्कुल, ये आपने बड़ा एक अच्छा सवाल किया। इसका मैं बताना चाहूँगी कि हमारी सीएम पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा ने ख़वातीन के लिए एक स्पेशल वर्चुअल वीमेन पुलिस स्टेशन जो है वो कायम किया हुआ है। उसमें सिंपली खातून जो कि पुलिस स्टेशन नहीं आ सकती, वो सिंपली 15 पे कॉल करके उसकी घर बैठे FIR दर्ज हो जाती है। 15 पे कॉल करेंगी, घर बैठे FIR कटेगी? जी बिल्कुल। अगर उसके साथ तशद्दुद हो रहा है, खावन ने मारा है, भाई ने मारा है, किसी भी किस्म, मतलब आपको आने की भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक कॉल कर दें। बिल्कुल, 15 की कॉल पे पुलिस आपके घर आएगी, आपकी एप्लीकेशन होगी और आपकी फर्दर कार्रवाई, आपकी FIR हो जाएगी। तो ये मैं कहती हूँ पुलिस हिस्ट्री में सीएम पंजाब साहिबा का ये बहुत बड़ा जो है एक मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छा इकदाम है ख़वातीन के हवाले से।
फर्दर हमारे CPO मुल्तान ने भी ख़वातीन के हवाले से जितना आपको बताया कि हमारा वीमेन पुलिस स्टेशन इसको बहुत ज़्यादा अपग्रेड किया है और वो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं ख़वातीन के जो केसेस हैं उनकी स्पेशली हमारी एक रिपोर्ट भी जाती है और सर जो है इसको बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। और हम CM पंजाब की पॉलिसी के मुताबिक जो हमारा वीमेन पुलिस स्टेशन है वो भी क्राइम अगेंस्ट वीमेन और चाइल्ड स्पेशली चाइल्ड तो उनके खिलाफ भी हमारी भी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और हम इस पर अमल पैरा हैं। और आपका एक और सवाल इसका मैं जवाब देना चाहूँगी कि मिसयूज़ का जी बिल्कुल, इसमें भी हमारी जो है वो पॉलिसी जो है हमारी बना दी गई है और जो भी खातून या जो भी पर्सन जो है 15 पर झूठी कॉल करेगा उस पर फौरी FIR दर्ज होगी, चाहे वो खातून भी हो, झूठी अगर कॉल करेगी उसके ऊपर FIR दर्ज होगी। बिल्कुल, ये 15 की झूठी कॉल पे कार्रवाई लाजमी होगी। अब मैं एक अज्यूम करता हूँ, अगर मैं हूँ, मेरे ऊपर कोई खातून जो है वो झूठा हरासमेंट का इल्ज़ाम लगा देती है, तो एक एज ए मैन एक फीमेल पुलिस ऑफिसर मेरे सामने है, बताएं मुझे क्या रिस्पॉन्ड करना चाहिए और मेरी दाद रसी कैसे होगी? ये एक सवाल है, मौजूद है सोसाइटी में, क्या कहें? नहीं बिल्कुल, अगर आपके खिलाफ एप्लीकेशन आती है हरासमेंट की तो इसमें बिल्कुल हम लोग इंक्वायरी करते हैं। इंक्वायरी में चीज़ें सामने आ जाती हैं। अगर वो खातून झूठी है और अपने जो लगाए गए इल्ज़ामात उनको साबित नहीं कर पाती जी बिल्कुल, तो वो उसी क्राइम की नोयत से हम उसके अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी खातून ने झूठी एप्लीकेशन दी है और वो साबित नहीं कर सकी है तो उसके ख़िलाफ़ हम लोग जो है रिपोर्ट बनाकर भेज देते हैं जिसमें 182 का कलंदरा भी होता है। या अब तो जो खसूसी में क्या आपने एक टर्म यूज़ किया 182 क्या होता है ये जी? 182 एक सेक्शन है जिसमें एक झूठी जो है इतला देना पुलिस को कि जी मेरे खिलाफ ये हो गया, उस पर फिर अगर वो झूठी साबित होती है तो हम उस पर कार्रवाई करते हैं। इसके तहत कोर्ट में उसके खिलाफ जी वो भिजवा देते हैं उसको, फिर जज साहब जो उस पर फर्दर एक्शन लेते हैं। इसके अलावा मैं आपको इसमें ऐड ऑन कर दूं आपके तवज्जुह से, खसूसन जो रेप केसेस हैं, अगर कोई खातून अब झूठा रेप केस दर्ज कराएगी और वो साबित हो जाएगा कि हनी ट्रैप के ज़रिए ये किया गया है, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि उसके ख़िलाफ़ भी अब एंटी रेप एक्ट में सेक्शंस आ गई हैं। अगर वो झूठी साबित होती है और झूठी FIR दर्ज कराती है रेप की तो उसके ख़िलाफ़ भी हम एंटी रेप एक्ट के तहत सेक्शन के तहत स्पेशली उस पर FIR लॉन्च करते हैं। अच्छा, एक चीज़ हमने ये चीज़ बड़ी देखी है, पुलिस अपना ईमानदारी से इन चीज़ों को लेकर चल रही होती है, जहाँ भी ख़वातीन हो ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए इन मामलात के हवाले से। लेकिन एक पॉइंट आता है जब पुलिस अपनी तफ्तीश को मुकम्मल कर चुकी होती है और विक्टिम्स तक भी पहुंच जाती है, चाहे वो किसी किस्म की हरासमेंट हो या तशद्दुद हो, तो हमने ये फैमिली केसेस में देखा है सुलह। बिल्कुल, ये क्या मामला होता है? ये इसको किस तरह से आप किस मेरिट के ऊपर इस चीज़ को आप जज करते हैं कि यार ये सुलह जो है किसी दबाव के सूरत में हो रही है या हकीकी तौर पर है, या कौन से केसेस ऐसे हैं जिनमें सुलह बनती ही नहीं, हो ही नहीं सकती? आपकी ज़ीरो टॉलरेंस है, कानून इजाज़त नहीं देता। दो केसेस की नोयत मैंने बताया ना डिफरेंट है। अगर तो है लड़ाई हस्बैंड वाइफ की तो उसमें हमारी कोशिश होती है सुलह करा दें यार, ये घर बस जाए। ये तो बिल्कुल एक हमारा एक मज़हब भी है और हमारी सोसाइटी में या हमारी सोशल वैल्यूज़ में भी ये चीज़ शामिल है। मतलब कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है जब दो लोगों की सुलह करा दें। बिल्कुल, हस्बैंड वाइफ में सुलह कराना तो मैं कहती हूँ 22 सवाब भी है। तो बच्चे होते हैं, कोशिश यही होती है कि इनके आपस में जो है सुलह हो जाए, अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और आपको मैं ये बता दूं वो सुलह ऐसी नहीं होती कि जस्ट हो गई नहीं, वो इन रिटर्न होगी और उस पर अमल होगा। अगर नहीं होगा तो हम उसको दोबारा बुला लेते हैं, दोबारा से वो इनिशिएट हो जाती है। अगर कोई सुलह होती है फैमिली के दरमियान पे तो पुलिस उसमें हमेशा से ब्रिज बनी रहती है। जी बिल्कुल, वो मेरे पास कभी भी उसकी वायलेशन होगी तो ब्रिज को बिल्कुल, मेरे पास एक डिपार्टमेंट है, मेडिएशन डिपार्टमेंट, वो स्पेशली सुलह का है। अच्छा, यानी कि अगर मेरे पास हस्बैंड वाइफ बना दिया कि लोगों उसमें साइकोलॉजिस्ट बैठी हुई है, हमारी सीनियर साइकोलॉजिस्ट, मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ, पूरा डिपार्टमेंट है। उसमें जो हस्बैंड वाइफ उनके दरमियान इश्यूज आ रहे हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं,
लड़ाई हो रही है, नहीं पता चल रहा क्या रीज़न है। उसमें अगर हम देखते हैं कि ठीक है, हम उनको कह देते हैं आपने इतना खर्चा देना है, आपने अपनी लिमिट्स में रहना है, आपने अपनी, तो ये हम रिटर्न ले लेते हैं। इन रिटर्न उसके बाद हम उस पर अमल करवाने के लिए उसको मेडिएशन डिपार्टमेंट में रेफ़र करते हैं। वहाँ हमारी एक साइकोलॉजिस्ट बैठती हैं, वो उनके बाकायदा सेशंस लेती हैं और उस जो वो टर्म एंड कंडीशन जो लिखी गई हैं उस पर अमल करवाना उनका काम है। अगर और वो नहीं करते उसका फॉलोअप भी हम लेते हैं। जो अच्छा, एक और चीज़ है जहेज़ का मामला। जी जी, इसको किस तरह से डील किया जाता है और ये असल में मामला होता क्या है? अगर किसी लड़की को डिवोर्स हो जाती है और उसका जो जहेज़ है, क्या ये पाबंद हैं उसके जो साबका ससुराल वाले हैं तलाक के बाद उसे वापस दिया जाए, और अगर वो वापस नहीं देते तो किस तरह से आपका डिपार्टमेंट एक्ट करता है? जी, हमारे पास इसके लिए स्पेशली हमारे पास पूल ऑफ लॉयर्स है, यानी हमारा एक लीगल डिपार्टमेंट है जो ये सारे केसेस डील करता है। इसमें हमारे जो वकला हजरात हैं, हमारा एक स्पेशल कोर्ट भी वॉक सेंटर की स्पेशल जो है वो है इस चीज़ के लिए डिप्यूटेड है। हमारे जो वकला हजरात हैं वो ख़वातीन को फ्री ऑफ कॉस्ट, ये मैं इसमें बताना चाहूँगी कि कोई फीस नहीं है, कोई फीस नहीं है। मतलब कि कोई आपके पास आता है इस तरह का केस लेकर तो वकील भी आप उसे देंगे? जी बिल्कुल, और ये सरकारी वकील होगा, अच्छा वकील होगा? जी बिल्कुल, और ये वकला हजरात इनको पे जो है हमारा वॉक सेंटर करता है। अच्छा जी, तो ये जो है हमारे वकला हजरात जो हैं इनके ये खातून का डोरी का केस करेंगे। और मैं आपको इसमें ये भी बताऊं कि रूटीन में केसेस 2-3 साल चलते हैं, लेकिन हमारे वॉक सेंटर का केस मैक्सिमम 2 से 3 मंथ में डिसाइड हो जाता है। जी, और ये तो डोरी का सिंपल केस है, इसके अलावा चाइल्ड कस्टडी भी है। चाइल्ड कस्टडी फौरी दिलवाते हैं, अगर बच्चा मदर फीड पर है तो वो भी हमारे लॉयर्स कोर्ट के थ्रू फौरी तौर पर इसको हम बच्चा खातून को दिलवा देते हैं या बच्चों की कस्टडी दिलवा देते हैं। अच्छा, खर्चे के हवाले से बात हुई कि अगर कोई सेपरेशन हो जाती है, कोई मामला हो जाता है इस तरह का, तो कानून के मुताबिक कितना खर्चा जो है वो खातून को मिलता है, उसके शोहर से जो मिलना चाहिए वो कितना होता है? जी, इसमें कोर्ट डिसाइड करती है। ये मैं आपको आइडिया दें ज़रा। आइडिया ये होता है कि जितनी भी उस शख्स की इनकम है, इनकम से, जी उसकी जितनी इनकम है, सोर्सेज ऑफ इनकम है, उसके लिहाज से कोर्ट डिसाइड करती है कि ये इतना जितना वो उस इनकम में रहते हुए उसको पे कर सकते हैं। अगर किसी की इनकम 50,000 रुपये है जी, और कोर्ट के थ्रू, आपके थ्रू वो खातून कहती है जी मुझे खर्चा मिलना चाहिए, 50,000 के ऊपर कितना खर्चा मिलेगा उसे, कोई अंदाजा? कोर्ट ने डिसाइड करना है। कोर्ट ने डिसाइड? जी बिल्कुल, वो जज के ऊपर होता है। जज साहब जो है जैसा जितना मुनासिब समझें वो उस पर कर देंगे। हमारे वकला हजरात, मैंने बताया ना, हमारे लॉयर्स जो हैं वो कोर्ट में जो है सबमिशन दे देते हैं कि इसका खर्चा है, ये सेपरेट है, ये इतना बनता है, बच्चों का भी बनता है। तो मैं वो उसके सोर्सेज में रहते हुए जज मुख्तलिफ जो है ना अपनी मर्जी से जो है वो डिसाइड करते हैं। बड़े केसेस सॉल्व किए होंगे आपने, ख़वातीन के हवाले से भी किए होंगे, और भी थानों में भी पोस्टिंग आपकी रही है, थाना कल्चर भी देखा है। ज़िंदगी का मुश्किल तरीन केस कौन सा था जिसको ट्रेसिंग में बड़ा वक्त भी लग रहा था और आपने उसके लिए खुद एनर्जी सर्व की? कोई यादगार वाक़या थोड़ा सा हमें बताएं। केसेस तो डिफरेंट हैं, बहुत ज़्यादा हैं। तो मेरे पास केस था चाइल्ड अब्यूज़ का वॉक सेंटर में। तो वो जो मुलजिम था वो पहले भी बच्चों को जो है उसने सेक्सुअल असाल्ट का जो है निशाना बनाया था। एडिक्टेड था ये? जी बिल्कुल। अच्छा। और सज़ा याफ्ता था कोर्ट से। अच्छा। तो जब मैंने ये FIR दी तो उसके बाद मेरा फर्स्ट पर्पज़ ये था मैं इसको किसी तरह अरेस्ट कर लूँ। तो उसके लिए मैंने दिन रात एक किया, काफ़ी हम लोगों ने मेहनत की अल्हम्दुलिल्लाह अपनी टीम के साथ। जब मैंने उसको अरेस्ट किया तो उसमें मैंने वो मेरे लिए बाइस फ़ख्र था वो लम्हा कि मैंने एक ऐसे माशरे में दरिंदे को जो है दोबारा से उसको भेज दिया जेल, जो कि अगर बाहर आके जिसने जेल से बाहर आके दोबारा से बच्चों को अपने हवीज़ का निशाना बनाना शुरू किया तो उसको मैंने दोबारा से अरेस्ट करके जेल भिजवाया और इंशाल्लाह हम उसको सज़ा भी दिलवाएंगे। मैंने उसका चलान भिजवाया। आप समझते हैं ये मेरा केस था जिस पे आप बड़ी मुतमईन दिखाई देती हैं कि यार हमने ये काम किया। जी, और एक और भी है, मैं एक और भी बताएं। जी जी बताएं। एक केस था, इसमें एक बच्ची जो कि बहुत ही गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी और उसके बिरादरान ने उसके साथ रेप कमिट किया। दैट वाज वेरी जेन्युइन केस।
तो हमने फौरी तौर पर उसके एफआईआर दी, मेडिकल कराया और सारा प्रोसीजर किया। उसके बाद हमने उस बंदे को अरेस्ट किया और मैंने बड़ा मतलब मेहनत के साथ ये केस हमने प्रिपेयर करके इसकी सारी एविडेंसेस क्लोज करके तो हमने कोर्ट में भिजवाई। और मेरे लिए वो बड़ा मतलब मैं कहती हूँ कि प्राउड वाला लम्हा था जब उस बंदे को सजा इम्प्रिजमेंट की सज़ा हुई। सजा बिल्कुल उम्र कैद जी। ओह। और वो बच्ची जो है जिसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि उसके पास एक लॉयर्स हो, लेकिन हमारा केस इतना मजबूत था कि हमारे जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट यानी कि जो हमारे सरकारी वकील होते हैं उन्होंने वो केस जो है लड़ा और उसको सज़ा दिलवाई। तो मैं आज इस लेवल पे कहूँगी कि अगर उस बच्ची ने अपने लेवल पे गुर्बत को फेस करते हुए जो है उस केस को मतलब आप ये कहती हैं कि इसके लिए इन चीज़ों को परसू करने के लिए आपके पास एक हिम्मत चाहिए, बिल्कुल, और आपके पास एक कॉन्फिडेंस चाहिए और आपको सिस्टम पे एतमाद करना होगा कि इरम साहिबा बैठी हैं, ये मेरिट पर चीज़ को लेकर चलेंगी और ये मुझे इंसाफ दिलवाएंगी। अच्छा इरम साहिबा, प्रोग्राम के आखिर में मैं ये चाहूँगा कि आप ये बताएँ कि आवाम के लिए, ख़वातीन के लिए, लड़कियों के लिए आपकी जानिब से क्या पैगाम है और क्या उन्हें रिस्पॉन्स करना चाहिए अगर कोई ऐसा मामला होता है, और आप किस तरह से उनके लिए अवेलेबल मौजूद होंगी? जी बिल्कुल, हमारे सीएम पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा और हमारे सीपीओ साहब मुल्तान सादिक अली डोगर साहब की जो है रहनुमाई में हमारा वुमेन पुलिस स्टेशन जो है इस मोटो पे काम कर रहा है। और मैं ख़वातीन को ये पैगाम देना चाहूँगी कि अगर आपके साथ किसी भी जगह, किसी भी मकाम पर, चाहे वो घर है, ऑफिस है, वर्क प्लेस है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, कहीं भी आप जो है हिरासमेंट फेस कर रही हैं तो प्लीज़ इस पर आप खामोश ना रहें, आप इसको रिपोर्ट करें, हम आपके मसाइल को हल करेंगे और इंशाअल्लाह सीगा राज में भी रखा जाएगा। इरम साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। मज़ीद भी आपसे इसी मौजू के ऊपर बात होती रहेगी और अब तक के लिए इतना ही।